मूवी की शुरुआत एक मिरेकल डिस्कवरी से होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर नॉगरेडी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट नेम कॉल्ड गोल्डीलॉक्स खोज निकालते हैं, जो धरती के ठीक समान जिसका खुद का सूरज और जो धरती के सूरज की तरह परफेक्टली पोजीशन है उस प्लैनेट पर जीवन जन्म लेने के लिए। यानी कि ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उस प्लैनेट पर भी उनके धरती की तरह लाइफ होने की संभावना है। इसीलिए डॉक्टर नॉगरेडी एक साल के समय में एक ऐसा ट्रांसमिशन डिवाइस हवाई आइलैंड पर सेटअप करते हैं जो धरती के सीरीज ऑफ लैंडसाइड सैटेलाइट से सिग्नल पिकअप करके उन्हें एम्पलीफाई करके टारगेटेड प्लैनेट की तरफ सेंड करेगा और होपफुली सून उन्हें कोई एलियन लाइफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मूवी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पॉज करके कुछ विज्ञान के टर्म्स जैसे लाइट ईयर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि सभी व्यूअर्स को शायद ये साइंटिफिक टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा। लाइट ईयर्स दरअसल वो मेजरमेंट यूनिट है जो अंतरिक्ष में मौजूद दो गैलेक्सीज के बीच दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एक साल के समय में रोशनी कितनी दूरी कवर कर सकती है। एक रोशनी की गति 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, यानी कि एक साल में लाइट करीब 10 ट्रिलियन का डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब सवाल कि आखिर स्पेस में प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस कवर करने के लिए लाइट के स्पीड की क्या जरूरत, हम किलोमीटर्स में क्यों मेजर नहीं कर सकते? वेल, वो इसलिए क्योंकि धरती का एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस है जिसे हम किलोमीटर्स के यूनिट से आंक या रीड कर सकते हैं। पर अगर आप धरती से सबसे करीबी गैलेक्सी को किलोमीटर्स में मेजर करोगे तो उसका दूरी 21 क्विंटिलियन किलोमीटर है, जो कि पढ़ने में बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स लाइट ईयर्स यूनिट यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक और यूनिट है कॉल्ड पारसेक, जहां 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। पर वहीं जब हमें अपने ही ब्रह्मांड के बीच के दो प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो उन्हें हम किलोमीटर पर मेजर करते हैं, कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि एवरेज डिस्टेंस है धरती और सूरज के बीच। अब दूसरा नॉलेज कि अपने ब्रह्मांड का सूरज और चांद संयोग से एग्जैक्ट उतने ही दूरी पर मौजूद है जिसकी मदद से धरती पर जीवन जन्म ले सका। वरना यदि सूरज या चांद धरती से और दूर होता तो धरती पूरी तरह से जम जाता और वहीं और करीब होने पर भस्म भी। खास करके चांद के कारण धरती का एक्सिस एक एंगल पर बना हुआ है, वरना बिना चांद के सूरज और जुपिटर के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने धरती रैंडम डायरेक्शन में तेजी से घूमती रहती, जिसके कारण धरती पर तेज लहरें जन्म लेती और धरती पर जीवन कभी जन्म ही नहीं लेता। आज चांद के कारण ही धरती पर अलग अलग बैलेंस मौसम, समुद्र में लहरें जिसके मदद से पानी का न्यूट्रिशन और टॉक्सिन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पानी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और चांद के हल्के रोशनी के कारण ही कुछ पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि चांद उन्हें उनके नाइट साइकिल में मदद करता है, जो इन टर्न ऑक्सीजन प्रदान करता है इंसानों को सर्वाइव करने के लिए। इसी कारण से धरती जैसे ग्रह की आज खोज नहीं हुई है अंटिल नाउ। मूवी अब कुछ साल आगे मूवी के लीडिंग कैरेक्टर हॉपर की तरफ मुड़ जाती है, जो कहने को तो मूवी का लीडिंग कैरेक्टर है पर उतना ही गैर जिम्मेदार कैरेक्टर और डिसीजन मेकिंग में कमजोर, ऊपर से लीडरशिप क्वालिटी उसमें 0 के बराबर होती है और अपने आवारापन में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। पर वहीं उसमें एक काबिल और सफल इंसान बनने की पूरी क्षमता होती है, इसलिए उसका बड़ा भाई स्टोन उसे फोर्स करके नेवी में भर्ती कराता है और कुछ साल के समय में अपने भाई की तरह यूएस के एक डिस्ट्रॉयर शिप में एक लेफ्टिनेंट बनने में सफल हो जाता है। डिस्ट्रॉयर दरअसल वो पर्टिकुलर शिप होता है जो हाईली एजाइल इन मूवमेंट और टॉर्पीडो बोट्स को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है और कई जैसे इसमें एयर गाइडेड मिसाइल्स की भी क्षमता होती है। पर नेवी में भी उसका रिकॉर्ड क्लीन नहीं होता, ऊपर से अपने ही एडमिरल शेन की बेटी के साथ प्यार में पड़कर अपने करियर से पंगा ले लिया होता है। इतना कम नहीं कि फ्रेंडली गेम के दौरान जापानीज नेवी टीम के कैप्टन से बदसलूकी से पेश आने पर उसे रिम्पैक एक्सरसाइज खत्म होने पर नेवी से निकाले जाने की खबर मिलती है। रिम्पैक दरअसल वो नेवियल एक्सरसाइज है जहां इंटरनेशनल लेवल पर कई देश फ्रेंडली कॉम्बैट एक्सरसाइज में भाग लेते हैं और इसी दौरान जूनियर टू हॉपर ऑफिसर राइकेस AKA रिहाना की भी एंट्री होती है और सीन कट होकर हॉपर की गर्लफ्रेंड समांथा की तरफ मुड़ जाती है, जो बीइंग अ थेरेपिस्ट रिटायर्ड मरीन्स को साइकोलॉजिकली और फिजिकली रिकवर करने में मदद करती है। इसीलिए कुछ ऐसे ही सेशन के दौरान आर्मी वेटरन माइक के साथ दुर्भाग्य से उसी आइलैंड जहां वही लैंडसाइड सैटेलाइट्स और उनका कंट्रोल रूम स्थित है वहां स्ट्रोल करते दौरान जल्दी उनका आमना सामना धरती के नए मेहमान से होने वाला है, क्योंकि उसी समय डॉक्टर नॉगरेडी को कुछ एलियन शिप्स धरती की तरफ साउंड के स्पीड में बढ़ते रडार पर डिटेक्ट होता है, जिससे देख उसके पसीने छूटने लगते हैं और तुरंत यूएस डिफेंस के फोर्स को आगाह करता है। वो शिप्स अपने रास्ते में सभी सैटेलाइट्स को नष्ट करते हुए उनमें से एक किसी एक ऑर्बिटल सैटेलाइट को टकराकर चकनाचूर हो जाता है और अब उसका मलबा हांगकांग सिटी के स्थित बुद्धिस्ट पुतले को जस्ट मिस करते हुए पहाड़
पहाड़ से बाउंस होकर सीधे बैंक ऑफ चाइना टावर से टकराकर समुद्र में क्रैश हो जाता है। पर वो टावर चाइनीज वर्जन ऑफ 9/11 की तरह आधे हिस्से में कटकर लाखों को अपने चपेट में ले लेता है। वहीं बाकी के शिप्स ठीक उनके एक्सरसाइज की जोन की तरफ लैंड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें क्लियर होता है कि ये शिप्स उसी ग्लियस सोलर सिस्टम गोल्डी ब्लॉक्स ग्रह से आए हैं, जहां उन्होंने कुछ समय पहले कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा था। ये जानते ही अमेरिकन एयरफोर्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। सबसे अजीब डिस्कवरी की चाइना में गिरे उस मलबे को सैंपल करने के बाद उन्हें पता चला है कि वो शिप्स ऐसे धातु से बना है जो इंसान के पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट उन्हें एक एलिमेंट लॉरेंसियम जरूर मिला। वहीं उस मलबे के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के बाद उन्हें और भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसका संरचना एक सैटेलाइट डिश के पैटर्न में क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एलियन का खास करके कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन शिप था, पर उन्हें एक पूरी शिप क्यों चाहिए थी कम्युनिकेशन के लिए, ये प्लॉट कुछ देर बाद रिवील होगा। पर उनके मुसीबतों का अभी तो बस शुरुआत ही हुआ होता है, क्योंकि एलियंस के बाकी शिप्स नेवी एयरफोर्स जहाज से कुछ ही दूरी पर लैंड करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात कि वो उन्हें दूर से देख तो सकते हैं, पर वो शिप्स के रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होते। सभी मरीन सोल्जर्स के लिए ये एक ऐसी भयानक परिस्थिति है जिनकी उन्हें जिंदगी में कभी ट्रेनिंग या एक एक्सपीरियंस मरीन का ऐसे खतरा से कभी सामना नहीं हुआ। एडमिरल शेन को बूझने पर वो तुरंत एयरफोर्स और बाकी सभी रिम्पैक्ट में शामिल इंटरनेशनल नेवी फोर्सेस को फॉर्मेशन 1 में एलियन शिप की तरफ बढ़ने का रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं हमेशा की तरह हॉपर पागलपन दिखाते हुए अपने टीम के साथ शिप्स के नजदीक बढ़ता है उसका मुआयना करने के लिए। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो एलियन शिप उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, ऑल्दो झटका जानलेवा नहीं होता, बट इसके तुरंत बाद वो शिप्स जैसे एक्टिवेट हो जाता है और उससे एक तेज एनर्जी फील्ड धरती के एटमॉस्फेयर को हिट करते ही डोम लाइक शील्ड उनके इर्द गिर्द बन जाती है, जिसमें जापानीज, हॉपर और उसके भाई स्टोन और कुछ डिस्ट्रॉयर्स और एक पूरा आइलैंड शील्ड में कैद हो जाता है। वहीं बाकी बचे इंक्लूडिंग एडमिरल शेन का शिप शील्ड के बाहर रह जाता है। एडमिरल शेन तुरंत खतरे का भनक सोचकर शील्ड को मिसाइल से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उस शील्ड को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि एक पूरा जेट उसे टकराने पर चकनाचूर हो जाता है। सबसे लाचारी वाली बात की एलियन की पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इर्द गिर्द के शिप्स के सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडेड लेजर गाइडेड मिसाइल्स वेपन फेल हो जाते हैं और अब सभी एक सिटिंग डक्स की तरह वहां फंस जाते हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि ये तो बस शुरुआत ही है, क्योंकि देखते ही देखते 3 और एलियन बैटल लाइक शिप्स पानी से निकल आते हैं और जैसे उनके सबसे बड़े शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड फॉर्मेशन में अपने वेपन्स लोडिंग पोजीशन में तैनात हो जाते हैं। हॉपर का भाई स्टोन एज पर प्रोटोकॉल वार्निंग सायरन हॉर्न करता है, पर नादान को क्या खबर कि इससे उसने अपना मरणकरण लिख लिया है, क्योंकि उनमें से एक एलियन शिप्स किसी एनर्जी को फोकस करते ही एक पावरफुल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ट्रिगर करता है, जिससे उनका बचा हुआ वेपन्स और पूरा शिप शट डाउन हो जाता है। अब इसे खतरा समझकर दूसरे शिप्स एलियन शिप को नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैनन से स्ट्रक करने की कोशिश करते हैं, पर लॉकिंग सिस्टम ना होने के कारण टारगेट मिस हो जाता है और अब वही एलियन शिप्स उनके ठीक सामने मेंढक की तरह कूदकर लाइन ऑफ साइट पर पोजीशन लेते हैं और अपने खतरे को लॉक करते ही सीरीज ऑफ अजीब ही सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक वेपन शिप की तरफ फायर करते हैं। अमेरिकन शिप पूरी कोशिश करता है उन ट्यूब्स को मार गिराने की, पर तब तक देर हो जाती है और वो ट्यूब शिप के अंदर घुसकर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे पूरा शिप चकनाचूर हो जाता है। दिस इज वॉर, इसलिए स्टोन भी जोश में वही भूल कर बैठता है और एलियंस उसकी इस गलती की सजा उसकी पूरे शिप का समुद्र से नामो निशान मिटाकर कीमत चुकाते हैं। अब हॉपर अपने भाई को खोने के पागलपन में अपने शिप तक पहुंचने पर फुल फोर्स अटैक ऑर्डर करता है, क्योंकि उसके कैप्टन की भी जान चली गई होती है और वही एक सीनियर मोस्ट शिप पर मौजूद होता है। टीम के अनुसार ये सही टैक्टिक नहीं होगा, पर हमेशा की तरह हॉपर ने जिंदगी में किसी की सुनी नहीं होती और आज तो वो गलती से भी दिमाग से काम करने से रहा। इसीलिए वेपन्स को अप एंड रनिंग में टाइम लगने के कारण वो अपने शिप को फुल स्पीड में सुसाइडल मिशन के लिए एलियन शिप की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे डैश करके एक्सप्लोजन से नष्ट करने के इरादे से। पर नजदीक मौजूद शिप में जापानीज कैप्टन नगाड़ा उसके पागलपन से हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी उसके शिप को प्रोटेक्ट और एलियन का ध्यान भटकाने के लिए वो एलियन की तरफ फायर का ऑर्डर देते हैं, जो एलियन का ध्यान भटकाने में तो सफल हो जाता है, पर अब एलियंस उनके पावरफुल वेपन से उनके शिप को भी मलबे में बदल कर रख देते हैं। ये देखने के बावजूद हॉपर की दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पर उसकी टीम उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये एक जानलेवा मिशन है और वहीं उस अटैक में कुछ सर्वाइवर्स बच जाते हैं और उन्हें बचाना सबसे पहला मिशन होना चाहिए। लकीली जोरदार फटकार के बाद हॉपर में थोड़ा अकल आता है और शिप सीधे सर्वाइवर की तरफ
तरफ मोड़ देता है। एलियन शिप्स भी हॉपर के शिप को खतरा ना समझते हुए उसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। पर अब एलियन शिप से एक मिनी शटल लाइक शिप और अजीब पर और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस और खतरनाक वेपन्स उसी आइलैंड की तरफ फायर करते हैं। कोई क्लू नहीं कि आखिर किस लिए था, पर बाद में ऑडियंस को पता चलता है कि उन्हें एयरफोर्स से खतरा का भी पहले से भनक लग गया था, इसीलिए देखते ही देखते वो डेडली एलियन वेपन्स सारे जेट और हेलीकॉप्टर्स को चकनाचूर करके पूरे एयरफोर्स को शमशान में बदल देते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड को कनेक्ट करने वाला पूरा ब्रिज को मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कि अब उनके पास जीरो कम्युनिकेशन, एयरफोर्स बेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड। वहीं पावरफुल शील्ड को तोड़ने में एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने में असफल दिखाई देते हैं। हमें एलियंस के अब तक के अटैक से समझ आता है कि वो अभी तक उसी को अटैक करते हैं जो उनके लिए खतरा नजर आते हैं। वहीं उनके शिप को किसी को भी एक्यूरेट टारगेट करने के लिए लाइन ऑफ साइट पर पोजीशन लेना जरूरी है। वहीं वो मिनी शिप्स उसी करीब के आइलैंड पर लैंड करते हैं जहां उन 7 लैंडसेट सैटेलाइट्स का कंट्रोल रूम स्थित होता है। और अब फाइनली एलियंस का रूप ऑडियंस को नजर आता है, जो उस कंट्रोल रूम को हाईजैक कर लेते हैं और कैल कंट्रोल रूम का हेड को दुम दबाकर भागना पड़ता है। यहाँ समंथा और वही आर्मी वेटरन माइक उसी आइलैंड पर स्थित उन्हें पेट्रोलिंग ऑफिसर से सारी खबर मिलने पर वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने का तय करते हैं। इस तरफ हॉपर एकदम क्लूलेस कि अब वो आखिर करे क्या। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उन्हें समुद्र से एक घायल एलियन मिलता है जो शायद उस एलियन शिप का हिस्सा था। हॉपर कैसे तो उसका लॉक मास्क निकालने पर उनका पहली बार एलियन के असल रूप से आमना सामना होता है, पर टू द हॉरर की वो जिंदा होता है और हॉपर की शक्ल को दबोच लेता है और मानो वो एलियन हॉपर को माइंड के थ्रू उनका प्लान रिवील करता है कि कैसे वो हजारों में यहाँ लैंड करने वाले हैं धरती को नष्ट करने के लिए। इससे पहले कि वो सब रिएक्ट कर सके, दूसरे एलियन अपने साथी को ट्रेस करते हुए उनके शिप पर ढाबा बोलते हैं और अपने साथी को रेस्क्यू करके उन्हें बिना चोट पहुंचाए रिटर्न लौट जाते हैं। पर उनमें से एक उनके शिप के मेन वेपन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स बहादुरी और फाइनली हॉपर थोड़ी समझदारी और चालाकी दिखाते हुए एलियन को आर्टिलरी गन्स कॉल्ड गन ट्यूरेट उनसे खत्म करने में सफल हो जाता है। अब यहाँ डॉक्टर नोग्राडी सारे पीसेस के पजल को जोड़ने के बाद एलियन की उस क्रैश शिप का मिस्ट्री रिवील होता है कि शायद एलियन का वो क्रैश शिप एक कम्युनिकेशन यानी कि एक टेलीफोन बूथ लाइक शिप था। शायद इनका प्लान अपने प्लैनेट कांटेक्ट करके और भी फॉलो ऑन एलियन शिप्स को बुलाने का था, पर अब सिंस उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया है इसीलिए एज कंटिजेंसी प्लान उनका प्लान उन्हीं के लैंडसाइड सैटेलाइट्स का प्रयोग करके अपने प्लैनेट पर फॉलो ऑन फोर्सेस को बुलाने का संदेश भेजने का है। इसीलिए शायद उन्होंने कंट्रोल सेंटर को हाईजैक कर लिया, पर उन्हें कुछ तो रास्ता निकालने के लिए थोड़ा समय मिलता है सिंस एलियंस तब तक सिग्नल नहीं भेज सकते जब तक स्पेस में वो सैटेलाइट लैंडसाइड सैटेलाइट्स के पोजीशन में ना आए, और जिसे अभी होने के लिए उनके पास कुछ आवर्स बचे हैं। वहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल न्यूज की खबर न्यूज में लीक होने पर सभी तरफ डर के मारे हड़कंप मच जाता है और देखते ही देखते अब रात हो जाती है, जिसके कारण ना वो एलियन के शिप और ना ही एलियंस उनकी शिप को देख पाते हैं। वो खाली हाथ ऐसे नहीं बैठ सकते, वहीं उन्हें कोई तरीका भी नहीं सोचता एलियंस को मात देने का। फिर तभी कैप्टन नगाड़ा एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रिवील करता है कि कैसे उसका देश वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक से दुश्मनों की शिप्स का एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं वेव डिटेक्शन बुयोस के मदद से, जब उनका रडार सिस्टम दुश्मनों को डिटेक्ट करने में असफल रहता है। ये टेक्निक मूवी में चुटकियों में बताया है, पर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बुयोस डिवाइस दरअसल लाखों में समुद्र के कई लोकेशन पर रखा जाता है समुद्र के बर्ताव और तूफान को पहले ही डिटेक्ट करने के लिए, जिसका सारा रिसर्च डेटा नोवा के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जिसका डेटाबेस नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के डेटाबेस में स्टोर होता है। कैप्टन नगाड़ा एक ब्रिलियंट प्लान सजेस्ट करता है कि बुयास अपने इर्द गिर्द के वाटर डिस्प्लेसमेंट और करंट फ्लो को रीड करता है, और जहाँ भी एलियन शिप्स हैं उस एरिया का वाटर डिस्प्लेसमेंट और वेव पैटर्न अलग होगा कंपेयर टू दूसरे बुयास, खास करके इसलिए क्योंकि एलियन शिप्स हर कुछ समय बाद अपना लोकेशन बदल रहे हैं। उसके प्लान के अनुसार नोवा के डेटाबेस को एक्सेस करके वो हर बुयास के लोकेशन को अपने स्क्रीन पर चार्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि उनका रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से अपने शिप का लोकेशन कंपेयर टू बाकी बुयास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस तरह वो आसानी से एलियन के साथ कैट एंड माउस का गेम खेल सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन डाउन होने के बावजूद वो नोवा का डेटा कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर मिलिट्री शिप्स के पास ये डेटा ऑफलाइन स्टोर रहता होगा ऐसे परिस्थिति के लिए। नगाटा ये ब्रिलियंट प्लान समझाने के बाद हॉपर अपनी जिंदगी में पहली बार मैच्योरिटी दिखाता है और उसे उसके शिप का कैप्टन घोषित करता है। वहीं इस तरफ दोनों कैल से मिलने के बाद समंथा शेयर करती कि नजदीक ही उसके बॉयफ्रेंड हॉपर का शिप तैनात है।
अगर वो किसी तरह हॉपर की शिप तक मैसेज और उनके लोकेशन का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भेज सके तो वो एलियंस के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। पर मुश्किल ये है कि एलियंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड के कारण कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पर कैल शेयर करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पल्स पैटर्न में एमिट होते हैं, यानी कि हर पल्स के बीच एक विंडो होता है जिस दौरान एक रिसीवर सिग्नल को रिसीव कर सकता है। अगर उनके पास इनफ स्पेक्ट्रम होता तो वो ऐसा कर सकते थे, पर मुसीबत ये है कि ऐसा डिवाइस उस कंट्रोल सेंटर में मौजूद है जो एलियन से पूरी तरह गार्डेड है। बट लकीली इस तरफ टीम को सफलता मिलती है क्योंकि वो कैप्टन नगाड़ा के टेक्निक की मदद से एलियन की शिप को डिटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। पर लेजर गाइडेड मिसाइल्स ना होने के कारण वो टारगेट को लॉक नहीं कर सकते। वहीं जब वो फायर करेंगे तब एलियन शिप उनकी शिप का लोकेशन भी डिटेक्ट कर लेगा, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। इसलिए एलियन शिप के मूवमेंट पैटर्न को एनालाइज करने के बाद वो एलियन शिप के नेक्स्ट लोकेशन को प्रेडिक्ट करके भगवान के नाम पर नॉन लेजर गाइडेड मिसाइल्स फायर करते हैं। पर टू देयर हॉरर वो मिस कर जाते हैं और अब वो दोनों एलियन शिप्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वो तुरंत दूसरा शॉट फायर करते हैं पर वो फिर से चूक जाते हैं। अब एलियन शिप भी उनका लोकेशन प्रेडिक्ट करके अपना डेडली ट्यूब्स फायर करते हैं। लकीली एन मौके पर हॉपर समझदारी से शिप को हार्ड ब्रेक करके एक एलियन शिप के शॉट से बच जाता है। वहीं दूसरे सीरीज ऑफ इनकमिंग खतरे को आर्टिलरी गन से सही मौके पर डिस्ट्रॉय करके अभी के लिए सर्वाइव कर जाते हैं। पर अब उनके पास समय बहुत कम है क्योंकि एलियन शिप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। हॉपर इस बार एक रिस्की चाल खेलता है एलियन शिप के नजदीक आने का, क्योंकि वो एक और असफल प्रयास अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही एलियन शिप्स उनकी कुछ ही दूरी पर पहुंचते हैं वो सही समय पर फायर का ऑर्डर देता है और इस बार एक ही बार में दोनों शिप्स को ढेर कर देते हैं। उन्हें पहली बार एक सफलता मिलती है क्योंकि वो एक ही राउंड में दोनों एलियन शिप्स को ढेर कर देते हैं। अब यहाँ कैल किसी तरह एलियन से बचते बचाते कंट्रोल रूम में स्नीक इन करता है, पर जैसे ही वो अपना गैजेट उठाकर भागने ही वाला होता है एक एलियन की नजर उस पर पड़ जाती है। पर उसका लक की एलियन उसे खतरा ना समझकर जाने देता है और तीनों बिना समय वेस्ट के हॉपर को कॉल करते हैं और उनके प्रीसाइज लोकेशन का कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं, जिसके लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। पर अब उनके पीछे तीसरा एलियन शिप लग जाता है और वो उसे टारगेट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो स्मार्टली रैंडम लोकेशन के पैटर्न में उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। ऑफर फिर से एक जीनियस प्लान करता है नजदीक के आइलैंड के माउंटेन्स के एक साइड छिपकर सरप्राइज में एलियन शिप को एम्बुश करने का। उनका शिप आइलैंड के पीछे घात लगाए। जैसे ही एलियन का शिप उनके लाइन ऑफ साइट पर आता है स्नाइपर शूटिंग में एक्सपर्ट कैप्टन नगाटा और हॉपर स्नाइपर गन से सबसे पहले एलियन के कंट्रोल रूम को शूट करके उन्हें टेम्पररी ब्लाइंड कर देते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाने के कारण उन्हें काफी समय मिल जाता है और वो एक साथ अपने सारे वेपन से एलियन शिप को राख में बदल देते हैं, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि एलियन मास्टर शिप उनकी तरफ वही डेडली वेपन्स फायर करता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर सके वो डेडली वेपन्स उनकी शिप के चीथड़े कर देता है। पर लकीली सभी सही समय पर कूदकर इमरजेंसी बोर्ड से निकल आते हैं। पर अब वो हार मानने लगते कि आखिर वो आगे अब कर भी क्या सकते हैं। वहीं किसी भी पल एलियंस अपने ग्रह सिग्नल भेजने में सफल हो जाएंगे। पर फिर तभी हॉपर को याद आता है कि वो नजदीक शिप म्यूजियम से किसी एक ढंग के शिप से अपना मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मुश्किल बात यह है कि ये 70 साल पुराने टेक्नोलॉजी पर बना और एनालॉग डिस्ट्रॉयर शिप जिसे किसी को चलाना नहीं आता। पर उनका लक कि इसे किसी समय चलाने वाले वॉर वेटरन्स नजदीक ही मौजूद होते हैं और स्पेशली शिप में इनफ फ्यूल और वेपन्स होता है कुछ देर लड़ने के लिए। शिप को किसी तरह दुरुस्त करके अपने फाइनल मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, बट दे आर इन फॉर अ सरप्राइज क्योंकि एलियन का वो आखिरी शिप मदर ऑफ ऑल एलियन शिप निकलता है जो अनगिनत वेपन से लैस होता है, जिसे देखते ही उनकी तबीयत पतली होने लगती है। पर उनके लिए भी ये आर्या पार का मौका है। हॉपर को अपने ट्रेनिंग में सिखाए एक टेक्निक याद आता है कि कैसे दुश्मन के इलाके में ही घुसकर लड़ा जा सकता है। वो एलियन शिप के अटैक के लिए लाइन ऑफ साइट पर बने रहने की वीकनेस का फायदा उठाता है और अपने शिप को तुरंत हार्ड लेफ्ट पर मोड़ता है। एलियन शिप उसके न्यू लोकेशन को प्रेडिक्ट करते हुए उसी डायरेक्शन पर खुद को रिपोजिशन करके फायर करता है। पर चालाक हॉपर एन मौके पर एंकर की मदद से हार्ड ब्रेक मारता है, जिससे वो सभी एलियन अटैक से जस्ट मरते मरते बचते हैं। पर अब वो उसी पोजीशन पर होते जिसका हॉपर को उम्मीद था। इससे पहले कि एलियन शिप को रिपोजिशन करके डिफेंड करने का मौका मिले, हॉपर और उसकी टीम पूरे जोश और शक्ति के साथ सारे मिसाइल्स और गन एलियन शिप पर बरसा देते हैं। इस बार से एलियन शिप का काफी नुकसान होता है और उसमें अब भी लड़ने की ताकत बाकी। अब दोनों भी पायरेट वॉर की तरह आमने सामने एक दूसरे पर मिसाइल्स और हर तरह के वेपन्स दागने लगते हैं। इसमें हॉपर की शिप का एक हिस्सा ऑलमोस्ट नष्ट हो जाता है, पर उसकी टीम पीछे नहीं हटती और अपना अटैक जारी रखते हुए इससे
एलियन शिप मैसिवली डैमेज हो जाता है और उनका शील्ड भी टूट जाता है। एडमिरल शिन तुरंत मौका बिना गवाए एयर अटैक ऑर्डर करते हैं। वहीं हॉपर को याद आता है कि समय ऑलमोस्ट होने वाला है। इससे पहले कि एलियन सिग्नल भेजने में सफल हो, उन्हें अपने आखिरी बचे मिसाइल से आइलैंड को नष्ट करना होगा। पर उनकी फूटी किस्मत की एलियन शिप डूबते डूबते एक आखिरी डेडली वार कर जाता है। एक तरफ हॉपर अपना आखिरी मिसाइल सही समय पर लॉन्च करके कंट्रोल सेंटर को नष्ट करके सारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और समंथा और उसकी टीम सही समय पर बच निकलती है, तो दूसरी तरफ एलियन का वो आखिरी अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। टू लेट फॉर काउंटर अटैक। उन्हें खड़े खड़े अपने सामने यम नजर आने लगता है, पर उनकी अच्छी किस्मत की सही समय पर एयरफोर्स सारे इनकमिंग खतरे को उनकी शिप को हिट करने से पहले ही अपने अचूक निशाने से खत्म कर देते हैं। और अब सीन उनकी वीरता को सराहने के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और मूवी एडमिरल शेन के हॉपर को उसका एज सन इन लॉ एक्सेप्ट करने की खुशी के साथ खत्म हो जाता है। पर मूवी के क्रेडिट सीन के एंड में किसी यूरोपियन लोकेशन पर कुछ लोगों को कोई क्रैश तारा नजर आता है, जो शायद उसी क्रैश शिप का मलबा है। एक बंदे में तो इतनी चूल मची होती कि वो हर तरह से इसे खोलने की कोशिश करता है। अंत में कई अटेम्प्ट्स के बाद खोलने में सफल हो जाता है और उससे वही एलियन बाहर निकलते हुए मूवी कंप्लीटली एंड हो जाती है। वेल, मूवी के एंडिंग से तो हम यही लॉजिक लगा सकते हैं कि एलियन के उस शिप के क्रैश होते ही शायद एलियन इजेक्ट करके यहाँ क्रैश कर गया और वो एलियन शायद फिर से एक नया अटेम्प्ट करेगा अपने ग्रह तक फॉलो फोर्स बुलाने के लिए, ताकि आगे का सीक्वल भी बन सके। बट रियलिटी ये है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बेकार साबित हुई कि इसके आगे का सीक्वल कैंसिल कर दिया गया। मूवी का फ्लॉप होने का मेरे ख्याल से कई कारण होगा। जैसा पहले कि इसके कहानी में दम ही नहीं है, क्योंकि अगर एलियन को धरती को नष्ट करना ही था तो वो उन केसेस में इंसान को जिंदा क्यों छोड़ देते हैं, तभी क्यों खत्म नहीं कर देते, क्योंकि वैसे भी उनका प्लान वही था। दूसरा कि धरती को उसके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कब्जा करना सेंस बनता है, पर बिना किसी कारण के वो धरती को नष्ट करने के पीछे क्यों थे। ऐसा भी मूवी में नहीं दिखाया कि उन एलियंस का ऐसा हिस्ट्री था कि वो हर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में बिलीव करते हैं। तीसरा कि इतने हाईली एडवांस प्रजाति जिनके पास इंसान से भी ज्यादा आधुनिक हथियार थे, भला उनके शिप्स में ये कैसा लिमिटेशन था कि टारगेट को ढेर करने के लिए उन्हें लाइन ऑफ साइट पर बने रहना जरूरी था। चौथा कि बिना किसी कारण के वो एलियंस ऐसे कैसे अपना पूरा प्लान फ्री में हॉपर से शेयर कर देता है। ऐसा तो नहीं कि उसे हॉपर का शक्ल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया इसीलिए उसका शक्ल दबोच लेता है। सबसे आखिर और बेतुका की कौन से म्यूजियम में रखे शिप्स में भला फ्यूल के साथ साथ अति खतरनाक मिसाइल्स भी पड़े रहते हैं। नो वंडर एलियन सिर्फ अमेरिका पर ही हमला बोलते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप मूवी को मनोरंजन और साईफाई एक्शन के इंटरेस्ट से देखोगे तो ये वन टाइम वॉच के लिए काफी है, पर अगर आप इसमें लॉजिक की खोज करोगे तो मेरी तरह डिसअपॉइंट हो जाओगे, इसलिए दिमाग को साइड में रखकर ही देखना। मूवी की शुरुआत में जिस सैटेलाइट की बात की गई थी जो दूसरे गैलेक्सी में सिग्नल भेजता है एलियन लाइफ से कम्युनिकेट करने के लिए, दरअसल रियलिटी में एक ऐसा सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है कॉल्ड इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन, जिसे इस इंटेंशन से क्रिएट किया गया कि इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के बजाय इंटरस्टेलर सिग्नल भेजना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी आज इंसान के पास अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब तक उन्हें हजारों लाइट ईयर दूर से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तब तक इंसान के समय के अनुसार कई जनरेशन बीत चुके होंगे। मूवी में दिखाए एलियन शिप दरअसल वाटर बग से प्रेरित होकर बनाया गया। तीसरा कि वो एलियन बॉम्ब जो पेनिट्रेट होने के बाद एक्सप्लोड होता है कोर में मैसिव डैमेज करने के लिए, दरअसल ऐसा बॉम्ब एग्जिस्ट करता है जो आज कई देशों के पास है, और इन बॉम्ब्स की काबिलियत यही है कि ये टारगेट को हिट करके ही एक्सप्लोड नहीं होते, बल्कि डीप वॉल्स और अंडरग्राउंड घुसने के बाद एक्सप्लोड होते हैं, जिन्हें खास करके बंकर्स और अंडरग्राउंड में छिपे टारगेट को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। आखिरी की एलियन के फर्स्ट अटैक के दौरान जब सोल्जर एलियन से बचने के लिए रेडियो पर वैम्पायर किलिंग विद CIWs का मैसेज ऑर्डर देता है। वैम्पायर दरअसल नेटो का एमेच्योर रेडियो कम्युनिकेशन कोड है जो इनकमिंग एंटीशिप मिसाइल को रिप्रेजेंट करता है, वो मिसाइल्स जो किसी शिप से ना निकले हो। वहीं CIWS स्टैंड्स फॉर क्लोज इन वेपन सिस्टम, जैसे इस केस में वो रोटरी कैनन ट्यूरेट्स जिन्हें हॉस्टाइल और एयर मिसाइल अटैक्स को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये वीडियो यही एंड हो जाती है।